Hello guys, welcome to S for Einstein and welcome to 12th फिजिक्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चलो शुरू करते हैं। Firstly we talk about electric charge, then go through it. Electric charge is the additional property of electron which gives rise to electric force between two electrons. तो ये क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज एक कोई प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए प्रॉपर्टी, ओनली प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन में भी देखते क्या है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज द एडिशनल प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोई इलेक्ट्रॉन में बी इट्स चार्ज पार्टिकल व्हिच गिव्स राइज टू इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स or may be between two similar types of charged particle or two unsimilar or different types of charged particle, maybe negative maybe positive or maybe positive negative or negative positive or neutral also, we will discuss later. तो क्या कह रहे हैं कि ये कोई चार्ज पार्टिकल की एक एडिशनल प्रॉपर्टी है, जो वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण इलेक्ट्रिक फोर्स बनता है कोई भी दो पार्टिकल के बीच, चार्ज पार्टिकल के बीच में। उसको क्या कहते हैं? उस फोर्स को कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है। और ये किसके कारण आता है? चार्ज के कारण। और चार्ज की यूनिट है कूलम्ब। सी लिखते हैं इसका रिप्रेजेंटेशन, चार्ज का रिप्रेजेंटेशन क्यू, और समटाइम्स इज मे बी रिटन एज स्मॉल क्यू. Q equals to IT, we know that, so its dimension is T1 A1. A1 is ampere, 1 is the power और T is the time. तो अपन ने ये तो पढ़ लिया कि चार्ज क्या होता है, कि एक प्रॉपर्टी होती है कोई भी चार्ज पार्टिकल की अट्रैक्शन या रिपल्शन करने की। उसके बाद क्या आता है? अब चार्ज है तो अपने को कहीं कहीं यूज को करना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले तो अपन जितने भी अपने चारों तरफ कुछ भी देखते हैं, अपने को पता है डाल्टन्स थ्योरी के बाद से कि सब मैटर से बना हुआ होता है। ठीक है। और मैटर में क्या होता है? एटम्स होते हैं। एटम्स के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन न्यूट्रल पार्टिकल है और प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। तो अपन ये कह सकते हैं ना कि अपने चारों तरफ जितना भी सब कुछ है, आवर बॉडी ऑल्सो इंक्लूडिंग आवर बॉडी, ऑल सराउंडिंग अस इज मेड अप ऑफ चार्ज। डिड इट? चलो, तो चार्ज हो गया, लेकिन किसी बॉडी को चार्ज कैसे दे सकते हैं, उसके क्या क्या मेथड्स है, किस प्रकार से दे सकते हैं, वो अपन डिस्कस करते हैं। मेथड्स और चार्जिंग का फर्स्ट बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कैसे? जिसकी कोई भी रब करके। आप ज्यादातर लोगों ने किया होगा, अगर आप कोई छोटा बच्चा होता है ना, तो वो क्या करता है? सबसे पहले स्केल खरीदता है नई। जब स्केल एकदम नई आता है, 2-3 बार तो ऐसे करके देखता है लट्टू के सामने, वो कुछ नहीं, वो बाद में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे वो। तो बाद में क्या करता है, कई बार के उसको माथे पे रगड़ता है, ड्राई हेयर पे। तो रब करने के बाद क्या होता है, वो एक छोटे टुकड़े लेता है कागज के, फिर उसके ऊपर से स्केल घुमाता है। तो जैसे वो स्केल घुमाता है, मिरेकल हैपन्स। व्हाट? कागज के टुकड़े चिपक जाते हैं स्केल के। हाँ, क्योंकि जब अपन ने रब किया तो स्केल के ऊपर चार्ज आया, और अपने हेयर पे भी चार्ज आया, वो भी बात करेंगे, और जिससे वो पार्टिकल्स अट्रैक्ट हो गए। ठीक है ना। तो वही बाय फ्रिक्शन, जो अभी एग्जांपल बताया वो फ्रिक्शन का है। अगर मैंने 2 स्पेड लिए, ए और बी, ठीक है ना, वो न्यूट्रल है, तो मैंने उन दोनों को जोर से रगड़ा ऐसे, और फिर दूर जाकर रख दिया, तो एक के ऊपर आएगा पॉजिटिवली चार्ज और एक के ऊपर आएगा नेगेटिवली चार्ज। ठीक है ना। तो चार्ज ऐसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके। तो मेनली हुआ कुछ नहीं है, यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, ठीक है, वो रब करने के कारण यहाँ से जाके यहाँ आ जाएंगे, यहाँ से ट्रांसफर हो जाएंगे इधर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज हुए ना,
तो जब इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं तो कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिवली चार्ज। केमिस्ट्री तो पढ़ी होगी ना 11th में, नहीं तो 10th में पढ़ी होगी। तो पॉजिटिव चार्ज आता है तो ये हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज। और चूंकि इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसके ऊपर क्या आएगा? नेगेटिवली चार्ज। ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। इस तरह के अपन कोई भी दो स्फीयर या कोई भी दो बॉडीज ऑब्जेक्ट्स को बाय फ्रिक्शन से चार्ज कर सकते हैं। इसका एक और एग्जांपल है, एक ग्लास रॉड ली और एक सिल्क का वो कपड़ा लिया, सिल्क, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, ग्लास रॉड के ऊपर सिल्क जोर जोर से रगड़ा, तो क्या होगा? जो ग्लास रॉड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, वो सिल्क में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो ग्लास हो जाएगी, ग्लास जो रॉड होगी वो हो जाएगी पॉजिटिवली चार्ज और सिल्क हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज। तो ये भी एक तरीका है। आपको अभी नीचे एक टेबल दिखाई दे रही होगी, उसमें एक तरफ पॉजिटिवली चार्ज है और एक तरफ नेगेटिवली चार्ज है, जिसमें ग्लास रॉड वगैरह सब कुछ है। और इसके अंदर एबोनेट रॉड, सिल्क नेगेटिवली चार्ज में, वो आप देख लेना, आपके कहीं काम भी आ सकते हैं, एग्जाम्पल है, देख लेना, ठीक है, और नोट भी कर लेना। तो देख लिया, चलो आगे चलते हैं। उसके बाद दूसरा मेथड आता है बाय कंडक्शन। कंडक्शन क्या होता है? क्या होता है? चलो बताते हैं, पता तो होगा आपको, फिर भी बता देते हैं। क्या पता भूल गए हो, इतना दिमाग पे जोड़ने लगा, मैं बता देता हूँ। कंडक्शन क्या होता है? सबसे पहले जानते हैं कंडक्टर क्या होता है। कंडक्टर वो होता है जो या तो इलेक्ट्रिसिटी या हीट को कंडक्ट करे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में मदद करे। चालक, सुचालक कहते हैं इसको हिंदी में, कंडक्टर को सुचालक, ठीक है ना। मतलब ले जाने में आसानी हो। वो इधर से अगर किसी चार्ज करंट को इधर मैं फ्लो कर रहा हूं, तो वो इधर से इधर तक इसके अंदर रॉड के अंदर, मान लो मेटल की रॉड है, तो रॉड के अंदर फ्लो हो सकता है, वो कंडक्टर है। और कंडक्शन वही चार्ज को फ्लो करवाना, ट्रांसफर करवाना बाय कंडक्शन, दैट्स द कंडक्शन। तो मैंने दो स्पेयर लिए, दोनों मेटालिक है, मान लो कंडक्टर है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब गुड कंडक्टर ऑफ चार्ज। मैंने दो कंडक्टर लिए, एक पॉजिटिवली चार्ज है जो है Q के बराबर, जो भी चार्ज है ना पॉजिटिवली चार्ज, वो पूरा Q के बराबर है। और दूसरा है न्यूट्रल, जिसके पास न्यूट्रल है। अभी पूरे सिस्टम में कोई चार्ज नहीं, मतलब इस पूरे स्फीयर में जो स्फीयर का जो भी नेट चार्ज होगा ना, वो न्यूट्रल है, वो जीरो है। लेकिन ऐसा मैंने क्यों कहा, वो आगे बात करेंगे अपन। तो जैसे मैंने इसको पास में लाया, तो यहां से ट्रांसफर होना शुरू हुआ चार्ज, ठीक है ना, यहां से ट्रांसफर होना शुरू हुआ, तो इसका पॉजिटिवली चार्ज यहां पे आएगा, मींस ये भी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएंगे। तो इसको मैंने इसके थ्रू इसको चार्ज किया कि नहीं किया? हो गया ना। बस ये भी एक टाइप है। अब मेरे ख्याल से किसी के दिमाग में एक क्वेश्चन स्ट्राइक किया होगा, अगर कोई सोचता होगा तो सोच रहा होगा, आज तक तो पढ़ा था इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, तो ये पॉजिटिव चार्ज कैसे मूव कर रहा है? अरे भाई कुछ नहीं है, इधर देखो, ये पॉजिटिवली चार्ज है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल कैसे बना? उसके पास नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज और नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज सेम है ना पार्टिकल्स। जैसे कि मान लो मैंने आपको 100 रुपए दिए, ठीक है ना, और वो के वो 100 रुपए वापस ले लिए, टोटल आपके पास कितना, मेरा मतलब आपके ऊपर मेरा कितना उधार है? जीरो ना। बस वैसे वैसे इसके पास भी पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज बराबर है। तो जब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर से इधर होगा ना, मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन इधर से कूद के यहाँ आएंगे। तो जब ये न्यूट्रल था, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, तो यहाँ पॉजिटिव कमी हुई कि नहीं हुई? बस इसका पॉजिटिव साइन आ गया, ठीक है, समझ में आया? अगला बाय इंडक्शन। इंडक्शन क्या होता है? जैसे कि कोई भी काम है मेरे को दे दिया, लेकिन मैं उसको खुद नहीं कर रहा हूँ, दूसरों की तरफ से करवा रहा हूँ। जैसे कि मेरे को कहा कि भाई ये काम करो, मैंने आपको कह दिया कि आपको ये काम ऐसे करना चाहिए, इससे बहुत फायदे हैं। कहते हैं ना कोई
कि आपको योग करना चाहिए, वो खुद नहीं कर रहे, करते होंगे घर पे, अपन ने कहा देखा है। वो मान लो खुद नहीं कर रहे उस टाइम, वो एक तरफ से आपको मोटिवेट कर रहे हैं ताकि आप करें, ठीक है ना, उत्प्रेरक कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं करने के लिए कि आप योगा करें, उससे शरीर की ये होता है, मांसपेशियां मजबूत रहती है वगैरह वगैरह, डिजीज नहीं होती है वगैरह। ऐसे कैसे, अगर ये चार्ज ये न्यूट्रल है और उसके पास में वही रॉड जो मैंने सिल्क के साथ रगड़ी थी ना, रब किया था ना, फ्रिक्शन से जो मैंने प्रोड्यूस की थी ना चार्ज ग्लास रॉड पे, वही ग्लास रॉड मैंने इधर ला ली, उसके पास में लाई धीरे धीरे। एक तो ये पड़ा था, जैसे मैंने धीरे 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 इसके पास में लाना शुरू किया, ये भाई साहब मोटिवेट होने शुरू हुए। जैसे ही मोटिवेट हुआ, ये पॉजिटिवली चार्ज है पूरा, तो ये किसको अट्रैक्ट करेगा, न्यूट्रल में से नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, और रिपेल किसको करेगा, पॉजिटिव को। तो नेगेटिव नेगेटिव सब इस तरफ आ जाएंगे और पॉजिटिव पॉजिटिव इस तरफ आ जाएंगे। अब अगर मैं इसको वापस हटा दूं तो वापस न्यूट्रल हो जाएगा ना, ये तो मेरे को न्यूट्रल रखना नहीं है। तो न्यूट्रल नहीं रखना है तो कोई भी एक चार्ज को तो हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे, मैंने क्या किया, यहां से अर्थिंग कर दी, ये साइन है ना, ये अर्थिंग का साइन है, जहां भी ये हो ना अर्थिंग, मतलब वो वायर सीधा अर्थ में डाल दिया, और अर्थ का पोटेंशियल लगभग हमेशा जीरो माना जाता है। और एक खास बात और, चार्ज हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल की तरफ मूव करता है, नॉट हाई चार्ज टू लो चार्ज। ऐसा नहीं है कि इसके पास 14 कूलम्स है और इसके पास 10 कूलम्स है तो 2 कूलम्स इधर जाएंगे, क्यों जाएंगे? अगर हाँ इसका वोल्टेज हाई है, इसका वोल्टेज लो है और चार्ज सेम है, मान लो 10 कूलम 10 कूलम, इसका पोटेंशियल हाई है, इसका पोटेंशियल कम है, तो बेसिक जरूरी है जाएगा ही जाएगा, चार्ज इधर से इधर फ्लो होगा ही होगा, ठीक है ना। तो ये मैंने अर्थिंग किया तो ये पॉजिटिवली चार्ज सीधा कहाँ गया, अंडरग्राउंड हो गया, मतलब जमीन के अर्थिंग हो गई उसकी। तो पीछे बचा कौन सा, नेगेटिव। तो मैंने या तो अट्रैक्ट यहाँ हुआ था, मैंने इस ग्लास रोड को हटा दिया तो ये पूरे में डिस्ट्रीब्यूट हो गया इक्वली, यूनिफॉर्मली, बस दैट्स बाय द इंडक्शन, ठीक है। और अगर मेरे पास दो स्पेयर हो, ठीक है, जैसे कि ये ए है, ये बी है, ओके, ये कांटेक्ट में है, ये ए, ये बी, और मैंने इसके पास में ग्लास रॉड लाई पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो इस स्फीयर में ये फिनोमेना है, इस स्फीयर में क्योंकि कांटेक्ट है तो मैं इस दोनों को अलग अलग स्फीयर ये कंसीडर नहीं होंगे इंडक्शन में, ये पूरा एक सिस्टम कंसीडर होगा। तो इस सिस्टम में नेगेटिव चार्ज तो यहाँ आ जाएंगे और पॉजिटिवली चार्ज यहाँ आएंगे, इसमें अर्थिंग करने की जरूरत नहीं है। इन दोनों को दूर ले जाओ, जैसे इन दोनों को दूर ले गए तो ये हो जाएगा नेगेटिव 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 चार्ज और ये हो जाएगा पॉजिटिव 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 चार्ज। एक इस तरह से भी चार्जिंग होती है, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखिएगा। अब हमने क्या क्या पढ़ा है, चार्ज क्या होता है ये पढ़ लिया, यूनिट पढ़ी, डायमेंशन पढ़ा, टाइप्स ऑफ चार्ज तो पता ही है ना आपको, नेगेटिव और पॉजिटिव, बस उसके अलावा कोई होता ही नहीं। उसके बाद मेथड ऑफ चार्जिंग, फर्स्ट बाय फ्रिक्शन, सेकेंड बाय कंडक्शन, बाय इंडक्शन, 3 हो गए। उसके बाद अपन डिटेक्ट करते हैं, जैसे कि हमें कैसे पता चलेगा कि इस बॉडी के पास चार्ज है और इस बॉडी के पास चार्ज नहीं है, या इस बॉडी के पास ये चार्ज है और इस बॉडी के पास ये चार्ज है, कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो बहुत सेंसिटिव होता है, मतलब बहुत ही कम चार्ज होगा ना किसी बॉडी के पास, तो भी वो कैलकुलेट करके बता सकते हैं। अगर उसके डिफ्लेक्शन में अगर सही अपन उसकी डिफ्लेक्शन की वैल्यू सही ले तो उसका चार्ज की वैल्यू तक बता सकता है कि ये चार्ज कितना है, ऐसे। तो उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है। उसका डायग्राम आप इधर देख रहे होंगे। उसके सबसे पहले ऊपर क्या है,
एक छोटी सी मेटल डिस्क है, ठीक है, और उससे एक रॉड कनेक्ट हुई हुई है, वो ये कॉर्क है, और ये रॉड कनेक्ट हुई मेटल की, ये नीचे गई, यहाँ पे दो सोने की पत्ती लगी हुई, इसी के कारण तो इसका नाम गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप पड़ा है। इलेक्ट्रोस्कोप क्या, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मूव तो इलेक्ट्रॉन करते हैं, तो इलेक्ट्रोस्कोप और गोल्ड लीफ, ये दो पत्तियां हैं, और साइड में ये टिन फॉइल्स है जो इसकी सेंसिटिविटी को बढ़ाती है। मतलब जैसे ही मैंने ये जैसे ये चार्ज ट्यूब है ना, ये पॉजिटिवली चार्ज, इसको मैंने इसके ऊपर रखा मेटल डिस्क के ऊपर, तो ये चार्ज सीधा गोल्ड लीफ में आ गया, और गोल्ड लीफ दोनों में पॉजिटिव होगा। तो दोनों में पॉजिटिव होने से ये दोनों रिपेल होगी, और साइड में टिन की फॉइल्स है, इसके ऊपर पॉजिटिव है तो इसके ऊपर नेगेटिव आना चाहिए, ये अट्रैक्ट करेगी तो और ज्यादा रिपेल होगी, उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, किसकी, रिपल्शन की, रिपेल कितना हुआ उसकी कुछ वैल्यू होगी, जिसके आधार पर जो किसी को फाइंड करना हो चार्ज कितना है तो इसके हिसाब से फाइंड कर सकते। वैसे चार्ज अगर ज्यादा हो, मतलब ये तो बहुत सेंसिटिव है, बहुत छोटे से छोटे चार्ज को भी मेजर करके देता है, और अगर बहुत ज्यादा चार्ज है, बहुत बड़ा चार्ज है, तो एम मीटर है, इलेक्ट्रोमीटर है, वोल्ट मीटर है, ये भी काम में ले सकते हैं। ये भी डिफ्लेक्शन, चार्ज के कारण डिफ्लेक्शन बताते हैं, ठीक है ना। तो ये तो हो गए। उसके बाद में कुछ प्रॉपर्टीज है, मतलब कुछ पॉइंट्स है, कुछ की नोट्स है, जो मेथड ऑफ चार्जिंग के लिए सबसे पहला, फर्स्ट, अगर कोई एक न्यूट्रल है जिसका मास m है, मान लो 10 kg है, एक कोई ऑब्जेक्ट है न्यूट्रल स्पीसीज है, मैंने उसको नेगेटिव चार्ज दिया, तो सिंपली क्या दिए, इलेक्ट्रॉन दिए, तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, उसके पास मास होता है ना इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10⁻27 kg होता है ना, तो वही, तो कुछ ना कुछ मास तो दिया मैंने, तो अगर इलेक्ट्रॉन दिए तो उसका मास में क्या आएगा, वेरिएशन आएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन दिए मतलब मास गया, इलेक्ट्रॉन के साथ मास होता ही है, तो मास भी मैंने दिया, ठीक है, तो वो उस जो ये स्फीयर है ना, यहाँ पे देख रहे हैं आप, मतलब इमेजिन करो यार कि ये स्फीयर है एक, जिसका मास मान लो 10 kg है, और मैंने कुछ इलेक्ट्रॉन्स दिए इसको, तो इसका मास जब बाद में चार्ज होने के बाद, मतलब जब ये नेगेटिवली स्पीसीज बनेगा, चार्ज पार्टिकल या चार्ज स्फीयर बनेगा, तब उसका मास 10 किलो नहीं होके 10 किलो से ऊपर होगा। वो पॉइंट में भी हो सकता है, पॉइंट में ही होगा यार। 10⁻27 kg किसको कहते हैं, तो भी कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा, लेकिन ज्यादा होगा। और अगर उसकी तरह के, अगर इसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर हो गया ये ए जो, तो वो 10 किलो से कम होगा उसका मास चार्ज होने के बाद, मतलब जब ये न्यूट्रल से पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर बनेगा, तब उसका मास 10 किलो नहीं होकर 10 किलो से कम होगा। यह तो होगा पहला पॉइंट, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट, अगर कोई दो ऑब्जेक्ट है, एक का मुझे चार्ज पता करना है कि कौन सा टाइप ऑफ चार्ज है, पॉजिटिव है नेगेटिव, दूसरे का मैंने खुद लाया, मैंने खुद ने मतलब लाया है, पता है मेरे को कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, लेट के पॉजिटिव चार्ज है, और उसके ऊपर क्या है पता नहीं, तो मैं क्या करूंगा, एक पॉजिटिव चार्ज भी लाया, एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल भी लाया, तो मैं क्या करूंगा कि जैसे ही मैंने इसको ए को पॉजिटिव चार्ज के साथ लाया, ये अट्रैक्ट करने लगा, और जैसे ही नेगेटिव चार्ज के साथ लाया तो भी अट्रैक्ट करने लगा, तो क्या होगा, आप सोचेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, पॉजिटिव के साथ भी लाया तो अट्रैक्ट कर रहा है, तो वो नेगेटिव होना चाहिए, तो जब नेगेटिव के साथ लाया तो रिपेल होना चाहिए, अट्रैक्ट कैसे कर रहा है ये भाई साहब, न्यूट्रल भी तो हो सकता है। तो न्यूट्रल की बात एक साइड रखो, इस पॉइंट में ये काम नहीं आने वाला। और मानो ये नेगेटिव चार्ज है लेट, तो पॉजिटिव लाया अट्रैक्ट करेगा, न्यूट्रल लाया तो भी अट्रैक्ट करेगा ना, वो इसीलिए मैंने समझाने के लिए वो एग्जांपल लिया था कि न्यूट्रल लाऊंगा तो भी अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव चार्ज है तो भी, और अगर नेगेटिव लाऊंगा तो रिपेल होगा। मतलब रिपल्सन इज द श्योरेस्ट टेस्ट फॉर फाइंडिंग नेचर ऑफ चार्ज, ठीक है ना, कि अगर ये माइनस है और ये दूसरे को रिपेल कर रहा है, तो ऑब्वियसली ये भी माइनस ही होगा, और ये अगर पॉजिटिव है तो ये भी रिपेल हो रहा है इससे, तो ऑब्वियसली ये भी पॉजिटिव होना चाहिए ना। तो बस सेकंड पॉइंट क्या है, रिपल्सन इज द श्योरेस्ट टेस्ट फॉर
फाइंडिंग टाइप ऑफ चार्ज। ठीक है, अब थर्ड, ये वैसे इस चैप्टर का तो नहीं है, ये अगले जब 12th का एक और चैप्टर लेंगे अपन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसका है कि अगर कोई भी एक्स रे जो इसकी वेवलेंथ 0.1 to 10 एंगस्ट्रॉम की जितनी हो, उसको मैं किसी मेटल सरफेस पे बम्बार्ड कर रहा हूँ, मतलब उसको डालूं, तो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे। उसके पास कोई न कोई एनर्जी होगी ना, तो एनर्जी इसके ऊपर जाएगी और वो एनर्जी लेकर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, तो वो मेटल सरफेस जो बचेगी वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। सिंपल है, उसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। बने रहिए हमारे साथ वहां तक। ठीक है ना, ठीक है, और आगे बढ़ते हैं अपन प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। सबसे पहला एडिटिविटी ऑफ चार्ज देख लेते हैं। द टोटल चार्ज ऑफ ए सिस्टम इज इक्वल टू एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल चार्जेस प्रेजेंट इन इट। एल्जेब्रिक सम, ये क्या कह रहा है कि टोटल चार्ज ऑफ एनी सिस्टम, सिस्टम मतलब उसके अंदर कुछ भी, कितने भी चार्ज पार्टिकल हो सकते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं। जैसे कि ये कोई एक सिस्टम है, ठीक है ना, तो उसके पास कितना चार्ज है, +10 -5 कूलम, ठीक है, -15 कूलम, और ये पूरा सिस्टम है, और नेट इसका कितना होगा देख लो ना, कितना होगा, -10 कूलम। तो अगर मैंने इसको चेंज कर दिया, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ गए और 2 इधर, 2 में से एक इधर और एक इधर आ गया, मतलब ये 8 कूलम -4 कूलम और -14 कूलम हो गया। तो भी इसका नेट देखो, नेट कितना हो रहा है, ये यही कह रहा है कि अगर कोई भी एक टोटल चार्ज होगा ना सिस्टम का, ये जो नेट है, वो इक्वल टू एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल चार्जेस प्रेजेंट इन इट। जो भी जितने भी चार्ज इसके अंदर प्रेजेंट होंगे ना, उस सब का एल्जेब्रिक सम, जैसे कि +10 -5 -15 इक्वल्स टू -10, तो -8 +8 -4 -14 कितना होता है, 10, माइनस का 10 ही हुआ ना, बस। ये पहला पॉइंट है ये, और मैंने इस एक एग्जांपल में दोनों ले लिए हैं। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये इसके अंदर है, ये रिएक्शन होने के बाद है कि इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड मतलब एकदम अलग थलग। आज तो ये शब्द कोई किसी के लिए ऐसा नहीं कि जानता नहीं हो, सब जानते हैं। आइसोलेशन, 14 दिन का क्वारंटीन जिसको कहते हैं आप, वही आइसोलेटेड समझ गए होंगे। System, the total charge is always conserved in any process of interaction, it does not vary। मतलब जैसे कि मैंने ये चार्ज इसमें से इलेक्ट्रॉन ऐसे किया ना, तो इसका नेट चार्ज -10 है, तो -10 ही रहेगा। ये दोनों लगभग एक तरह से दोनों लिंक्ड है। ये एडिटिविटी ऑफ चार्ज बताता है और एक कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बताता है। ये नेट बताता है, और ये नेट तब बताता है जब कोई भी रिएक्शन हो तो भी उतना ही रहना चाहिए। अगर किसी सिस्टम का नेट चार्ज 0 है, तो कोई भी रिएक्शन कर दो, नेट चार्ज 0 ही होगा। लेट कोई एक रिएक्शन लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का। जैसे कि अपने पास यूरेनियम, जानते हो यूरेनियम, वही जिससे बने बॉम्ब हिरोशिमा और नागासाकी में फेंके गए थे, और जिसके कारण बहुत बड़ी तबाही हुई थी। वही, चलो देखते हैं क्या है इसके अंदर। आज इससे भी 2-2 हाथ कर ले। ये इसके लिखने का तरीका है। यूरेनियम 298 इसका मोलर मास है, मॉलिक्यूलर मास, जिसको कहते हैं J केमिस्ट्री में, और ये एटॉमिक नंबर, इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है कोई भी एक एटम को, एलिमेंट को। ये जाता है न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर। इसको भी अपन पढ़ेंगे न्यूक्लियर रिएक्शंस में, आगे चैप्टर्स आएंगे इसमें, अपकमिंग चैप्टर्स में पढ़ेंगे अपन, देखते रहिएगा।
तो ये जब टूटता है, ब्रेक होता है, डिकम्पोज होता है, मतलब क्या होता है, न्यूक्लियर फिजन। तो जब ये फिजन होता है, न्यूक्लियर फिजन होता है, तो ये किस में टूट जाता है, 294 थोरियम और ये 90 नंबर है एटॉमिक नंबर, प्लस अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल जानते हैं ना आप क्या होता है, अल्फा पार्टिकल क्या होता है, 4 ये होता है। अब इन सब का इलेक्ट्रॉन चेक करो कितना है। इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होते हैं आप जानते होंगे, नहीं जानते हो तो बता देता हूं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू जेड, मतलब इसके अंदर कितने होंगे, 92 इलेक्ट्रॉन्स, और ये गया, और इसके हो गए 90 इलेक्ट्रॉन्स, और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स। सेम आ रहे हैं ना, है ना सेम। वैसे वैसे नेट टोटल चार्ज ऑफ एनी सिस्टम, वैसे ये एक सिस्टम है और ये रिएक्शन होने के बाद में ये सिस्टम हो गया, इससे ही तो बना है, इसलिए ये सिस्टम हो गया। तो इन दोनों का नेट चार्ज अगर इसका 92 इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज के जितना है नेट चार्ज, तो इसका भी 92 इलेक्ट्रॉन के जितना चार्ज के जितना ही होगा। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं अपन अगली 2 प्रॉपर्टीज, और उसके बारे में बाद में बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब कूलम्बिक फोर्स के बारे में। तो अपनी थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। इनवेरिएंस मतलब चार्ज के अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा। कब चेंज नहीं होगा, देखते हैं। देयर इज नो चेंज इन चार्ज ऑन ए बॉडी, कोई भी बॉडी के ऊपर कोई चार्ज है तो उसका चेंज नहीं होगा। कब, जब व्हाटएवर मे बी स्पीड ऑफ द बॉडी, कोई भी स्पीड हो बॉडी की, लेकिन उसके ऊपर जो चार्ज रहेगा वो हमेशा सेम ही रहेगा, चाहे उसकी स्पीड बढ़ा दूं या घटा दूं। ठीक है ना, तो क्या लिखेंगे अपन, क्यू रेस्ट मतलब चार्ज इन रेस्ट पोजीशन इक्वल्स टू चार्ज इन मोशन पोजीशन, मतलब मोशन स्टेट। ठीक है, तो ये क्यों, सबसे पहले हाँ, इसके अंदर एक और प्रॉपर्टी होती है कि चार्ज इज नॉट रिलेटिविस्टिक, मतलब चार्ज को किसी से रिलेटिव नहीं कर सकते। जैसे रिलेटिव स्पीड होती है ना, आपने 11th में पढ़ा होगा, या क्या होता है कि किसी की कोई एक ट्रेन जा रही है मान लो, और दोनों एक इस डायरेक्शन में जा रही है, अपन जो बैठे हैं उसकी स्पीड कितनी है, मान लो 20 है, और जो सामने चल रही है उसकी स्पीड है 10, तो अपने को क्या लगेगा, हम केवल 10 की स्पीड से आगे जा रहे हैं। ये नहीं लगेगा कि हमारी स्पीड 20 है, हमको लगेगा 10 की स्पीड से आगे जा रहे हैं। और अगर हो कि वो ट्रेन जो दूसरी साथ साथ चल रही थी पैरेलली, वो एंटी पैरेलली चलनी शुरू हो जाए, तो अपने को लगेगा हम 30 की स्पीड से आगे जा रहे हैं। वैसे कैसे वो स्पीड रिलेटिविटी है, वैसे कैसे चार्ज रिलेटिविटी नहीं है। और एक थ्योरी तो आपने सुनी होगी, नाम सुना होगा उसका, आइंस्टाइन की रिलेटिविस्टिक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो उसमें क्या कहता है कि अगर कोई भी बॉडी लाइट की स्पीड c, जिसको c से डिनोट करते हैं, लाइट की स्पीड से चलनी शुरू हो जाए, मतलब लाइट की स्पीड से चले, तो उसका मास क्या हो जाता है, एकदम से बढ़ जाता है। यूं बोलो तो, आसान भाषा में बोलो तो इनफाइनाइट हो जाता है। उसकी इक्वेशन क्या थी, m डैश मतलब बाद का मास इक्वल्स टू m नॉट ओरिजिनल मास अपॉन √1 - v, उसकी वेलोसिटी जिसपे वो चल रही है, अपॉन c। ठीक है ना, और ये c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये होती है चार्ज। तो एक और बात है, चार्ज चेंज नहीं होगा लेकिन स्पेसिफिक चार्ज चेंज होगा, घटेगा। कैसे, क्योंकि पहले समझते हैं स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है। स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है, रेशियो होता है किसका, चार्ज और मास का, चार्ज बाय मास। तो जब मास बढ़ेगा तो चार्ज क्या होगा, चार्ज तो कांस्टेंट है, तो स्पेसिफिक ये क्या होगा, घटेगा, डिक्रीज होगा ना। जब ये बढ़ेगा तो ये घटेगा ना, बस। तो ये था अपनी थर्ड प्रॉपर्टी, इनवेरिएंस ऑफ चार्ज।
आगे चलते हैं अपन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो वो क्या कहता है, व्हेन अ फिजिकल क्वांटिटी एग्जिस्ट ओनली इन डिस्क्रीट लम्प्स देन इट इज नोन एज क्वांटाइजेशन एंड द ट्रांसफर ऑफ चार्ज इज ऑलवेज इन द इंटीग्रल ऑफ ए इलेक्ट्रॉन। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, किलो मास ले लो, लेंथ ले लो, कुछ भी फिजिकल क्वांटिटी है, वो अगर कोई भी डिस्क्रीट फॉर्म में है, मतलब एक क्वांटा मतलब एक लंप कहते हैं ना उसको, गांठ गांठ की तरह, मतलब एक बल्क में है, ठीक है ना, तो उसको क्या कहेंगे, क्वांटाइजेशन है, मतलब वो एक क्वांटा हो गया। ठीक है, आगे चल के इसको और भी आसानी से पढ़ेंगे अपने चैप्टर फोटो इलेक्ट्रिक में, क्वांटा वगैरह क्या होता है सब पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है कि ट्रांसफर ऑफ चार्ज इज ऑलवेज इन द इंटीग्रल ऑफ ए इलेक्ट्रॉन। तो ये भी क्वांटाइजेशन हो गया ना इसका, कि हमेशा इंटीग्रल का 1 2 3 इतना गुना ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि 1/2 ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1/4 ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं होगा। m इज ऑलवेज 0 1 2 डैश 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 n। ठीक है ना, तो ये Q इक्वल्स टू n e, लेकिन ठीक है ये समझ लिया। पर आप में से जिसने 11th पढ़ी होगी, 12th पढ़ी होगी, सबने पढ़ी होगी, 12th देख रहे हैं तो पढ़ी होगी ना, इसमें पूछने के क्या वाले, तो कुछ समझदार लोग, जिहानी लोग, जहन वाले लोग वो सोचते होंगे यार इसमें क्या है यार, इलेक्ट्रॉनिक्स तो सबसे है, उससे छोटा तो कोई चार्ज ही नहीं हो सकता, तो सीधा है ना उसका 1 2 3 मल्टीप्लाई ही होगा। लेकिन उनको बता दूं और आप सब भी सुन लो, सुनो सुनो, इलेक्ट्रॉन से भी छोटी क्वांटिटी होती है क्वार्क, और इसके भी 2 टाइप होते हैं, अप क्वार्क, डाउन क्वार्क। अब क्वार्क क्या होता है, 2/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव, और ये होता है माइनस का 1/3, ये होता है। ठीक है ना, तो आप सोच रहे होंगे कि इलेक्ट्रॉन को क्या लिया, तो सीधी सी बात है ना, ये क्या है, इंटीजर है ना, मतलब फ्रैक्शनल में आ रहे हैं ना ये 2/3 1/3, अपने को फ्रैक्शन लेना ही नहीं। तो सबसे बड़ा छोटे से छोटी बिना फ्रैक्शन वाली यूनिट कौन सी है, मतलब चार्ज कौन सा है, इलेक्ट्रॉन, इसलिए इलेक्ट्रॉन लिया। लेकिन आपको एक जनरल नॉलेज के लिए बता दूं, आगे अगर आप कॉम्पिटिटिव के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको काम आ सकता है कि प्रोटॉन किससे मिलकर बना होता है, 2 अप 1 डाउन, इलेक्ट्रॉन 3 डाउन, न्यूट्रॉन 1 अप 2 डाउन। तो देखते हैं प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन चार्ज तो इलेक्ट्रॉन जितना ही होता है ना, तो देखते हैं आता है कि नहीं आता है, लेकिन पॉजिटिव में आना चाहिए। तो देखते हैं, यहां पे लिख दूं, यहाँ पे लिखा, तो प्रोटॉन का 2 अप, तो 2 अप कितना हो जाएगा, 2 इंटू ये होगा, और 1 डाउन तो -e/3, तो 4 ये e लिख दूं, तो 4e/3 -e/3 कितना होता है, 3e/3, तो प्लस का 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। ये चार्ज होता है प्रोटॉन पे, इलेक्ट्रॉन 3 डाउन -3e/e, -e आ गया। न्यूट्रॉन 1 अप और 2 डाउन, तो 1 अप क्या हो गया, 2/3e माइनस क्या है 2 डाउन, 2 हो गया, ये दोनों कैंसिल, 0 चार्ज, न्यूट्रल। ठीक है, तो आई होप आज की वीडियो में बस इतना ही पढ़ेंगे। अगली वीडियो में अपन उसके उनके बीच में जो फोर्स होता है, कूलम्बिक फोर्स, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा।
If you have any doubt, please comment and subscribe also.